हेलो फ्रेंड्स, मैं जागृति भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम जो टॉपिक अपना लेने वाले हैं बीमारियाँ। इसे कहते हैं रोग भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसीज़ कहते हैं। देखिए, जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई वनडे एग्जाम देते हैं तो उसमें भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक इससे मिल जाते हैं, मतलब कन्फर्म आता ही है। इसके बाद आपका ये 2 पेपर कवर करता है। एक तो बायोलॉजी में आता है, ऊपर से एक आपका जो टॉपिक है एमपीपीएससी मेंस का सेकंड पेपर जो हेल्थ सोशल इशू, उसमें आपका दिया है संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियां। तो उसको भी हमारा टॉपिक कवर करता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डिसीज, बीमारियां, रोग क्या होता है। ठीक है, तो डिसीज, रोग को इंग्लिश में डिसीज कहते हैं। डिस प्लस इज, इसका शाब्दिक अर्थ होता है असहज। क्या होता है? असहज, यानी कि अनकंफर्ट। रोग शब्द का मूल शब्द है व्याधा, और व्याधा का मतलब होता है अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट। ओके, रोग शब्द का मूल शब्द है व्याधा, इसका अर्थ होता है अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट। क्लियर? अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं कि बीमारी या रोग की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं रोग क्या होता है। एक स्टेज होती है, एक दशा होती है। रोग एक दशा है जिसमें जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित हो जाता है। क्या होता है? रोग या बीमारी वह दशा है जिसमें जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित हो जाता है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं रोगों के प्रकार की, कि बीमारियां या रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? संक्रामक रोग, या इसी को बोलते हैं संचरणीय रोग कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। दूसरा है असंक्रामक रोग, इसे कहते हैं असंचरणीय रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं इसे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले संक्रामक रोग क्या होता है या संचरणीय रोग क्या होते हैं। तो ये बहुत आसान है, आप सभी को पता है। संक्रामक रोग जनरली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम कि छुआछूत की बीमारी, यानी कि जो एक दूसरे कांटेक्ट में आने से होती है, उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे रोग जो जीवित कारकों, ऐसे रोग जो जीवित कारकों, जीवित कारक कौन से? बैक्टीरिया हो गया, वायरस, प्रोटोजोआ तथा कृमि के द्वारा होते हैं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक बीमारियां कहते हैं। क्लियर? जैसे एड्स, हैजा यानी कॉलरा, टीबी, ये क्या है? आपकी ये सभी संक्रामक बीमारियां हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होती है। अब ये किसी माध्यम से हो सकती है, सकता है वायु के माध्यम से हो, है ना, कि एक दूसरे के सामने कोई खांस दे, छींक दे तो भी हो जाए, या फिर कैसे हो सकती है? पानी के माध्यम से हो सकती है। ठीक है, या फिर फिजिकल कांटेक्ट में आने से हो सकती है। तो ये आपकी हो गई संक्रामक बीमारियां। अब हम उनको सबको एक एक करके देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं क्या असंक्रामक रोग क्या होते हैं। तो ये रोग संक्रमित व्यक्ति से, क्या ये रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, इसीलिए इन्हें असंक्रामक या असंचरणीय रोग कहते हैं। जैसे जोड़ों में दर्द और कैंसर। ठीक है, क्या? जोड़ों में दर्द, कैंसर, ये क्या हो गया आपके असंक्रामक। क्योंकि अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से दूसरे में पहुंच जाएगा। ठीक है, या कैंसर, कैंसर भी ऐसा नहीं होता है कि भाई आपका दोस्त है उसको कैंसर हो गया, आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये सारे रोग कैसे हैं? आपके असंक्रामक रोग हैं। क्लियर? अब हम सबसे पहले देखेंगे, हम ये सारी चीजें लेने वाले हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग डिसीज पढ़ेंगे, वायरस से होने वाले डिसीज पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं कौन सी? वायरस से होने वाली बीमारियां। देखिए, एक चीज मैं बता देती हूँ आपको, वायरस क्या होता है। तो वायरस कैसा होता है? ये अकोशिकीय होता है।
ठीक है। और वायरस को जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वायरस होता है जब ये किसी सेल के कांटेक्ट में नहीं होता तो ये निष्क्रिय पड़ा रहता है, और जैसे ही किसी जीवित कोशिका के कांटेक्ट में आता है तो ये कैसा हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। इसीलिए इसे जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। कई दफा पूछा गया क्वेश्चन कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो वायरस को कहते हैं। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वायरस कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, आकोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय होता है, तो ये आकोशिकीय होता है। क्लियर? अब अपन देख रहे हैं क्या? वायरस से होने वाली बीमारियां देख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक बता देते हैं आपको, ताकि आपको ट्रिक से याद रखना आसान हो जाए। तो वायरस से होने वाली बीमारी की ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। क्या ट्रिक है? रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। किसको रेखा ने हिट किया था? अमिताभ बच्चन को। याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रे से क्या आ जाएगा? रेबीज। खा से क्या आ जाएगा? खसरा। हा से क्या आ जाएगी? हर्पीस। मे से क्या आ जाएगा? मेनिंजाइटिस। ओके। और ही से क्या आ जाएगा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, ठीक है। और टी से क्या आ जाएगा? टा से ट्रैकोमा। करके यहाँ क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, ठीक है। पो से क्या आ जाएगा? पोलियो। ए से एड्स। चे से क्या आ जाएगा? चेचक। और छो से छोटी माता। और डास से क्या आ जाएगा? डेंगू आ जाएगा। और गा से गलशोध। और ई से क्या आ जाएगा? इन्फ्लुएंजा। क्लियर? तो ये आपकी क्या है? ट्रिक है। इससे क्या रहेगा, आपको थोड़ा आप एक दो बार ये ट्रिक लिख के और बीमारी के नाम लिख के देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक डिसीज को समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, यहाँ पे चीज तो लिखी थी मैंने, बीमारी का नाम लिख दिया है, वायरस का नाम लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है प्रभावित अंग, मतलब किस अंग को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, ये मैं इसको मिटा देती हूँ। वैसे आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए तो आपको याद करना आसान हो जाएगा इसको। और अगर आप मेंस दे रहे हैं तो देखो मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 2015 में एमबीपीएस से मेंस से पूछा गया था, संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारियां क्या हैं तथा इनके उपचार और रोकथाम के उपाय बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद 2017 में भी क्वेश्चन आता है, संक्रामक बीमारियां क्या है तथा इनकी रोकथाम के उपाय बताइए। तो ये 15 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों। ठीक है, अगर 3 नंबर में पूछता है तो कोई एक बीमारी लिख के दे देता है, जैसे दे देगा एड्स 3 नंबर में। हालांकि एड्स आपकी बीमारी 15 नंबर में पूछी गई है। ठीक है, मेंस से पूछी गई थी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं रेबीज लेते हैं। बहुत अच्छी बीमारी, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इनमें, बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनसे बीमारियों सीखने क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा डेफिनेटली। और मेंस देते हैं तो ये मान के चलिए 15 से लेके 20-25 नंबर तक की बीमारियां पूछ लेता है। क्लियर? तो देखो रेबीज, रेबीज के वायरस का नाम क्या है? इसके वायरस का नाम है रेबिडो वायरस, या इसके एक और है, इसका नाम है स्ट्रीट वायरस भी कहते हैं। ठीक है, कुत्ता सड़कों पे घूमता है, सड़क मतलब गलियों में घूमता है, स्ट्रीट। ठीक है, तो इसे स्ट्रीट वायरस भी कहते हैं। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके, अब वनडे दे रहे हैं, प्री के एग्जाम जो भी दे रहे हैं, कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा, इसमें तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम इसमें प्रभावित होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे और आपको क्या याद रखना है, रेबीज जो है इसके अन्य नाम क्या है? इसे जलातंक, इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया कहते हैं। देखिए
हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल होता है, यानी कि पानी होता है। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होता है। अर्थात इसमें क्या होता है? रोगी को पानी से डर लगता है। कई बार इतनी पूछ लेता है कि किस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिया मतलब सॉरी रेबीज। रेबीज में क्या होता है? रोगी को पानी से डर लगता है। क्लियर? जलातंक, अगर इसका भी संधि विच्छेद कर देते अपन तो जल प्लस आतंक हो जाएगा, मतलब जल का आतंक, अर्थात रोगी को पानी से इसमें डर लगता है। देखिए क्या होता है, इसके कुछ लक्षण क्या होते हैं। एक तो ये होता है कि रोगी को सिर में बहुत तेज दर्द होता है, पागल हो जाता है, गला उसका अवरुद्ध हो जाता है, मतलब उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। और इसके अलावा वो जीभ को जो रोगी होता है वो जीभ निकालने लगता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं। उपचार के लिए क्या करना है? इलाज के लिए, उपचार के लिए करना है कि जो आपके पालतू जानवर है उनको क्या करना है? एंटी रेबीज का टीका लगाना है। क्या करना है? उनको एंटी रेबीज का टीका लगाना है। और अगर जो कोई व्यक्ति पीड़ित है उसके घाव को भी टच नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ रोगी के घाव को एंटीसेप्टिक से साफ करना चाहिए। तो ये हो गया आपका रेबीज। आप इतनी चीजें याद रखिए, वायरस का नाम और इसमें कौन सा प्रभावित होता है, और रोगी को किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। क्लियर? अगला आता है खसरा। नेक्स्ट बीमारी है खसरा। इसको क्या बोलते हैं? मीजल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मीजल्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए खसरा जो है इसके वायरस का नाम क्या है? मोरविलो वायरस। क्या नाम है? मोरविलो वायरस। और इसमें कौन सा इफेक्टेड होता है? इसमें पूरी बॉडी प्रभावित होती है। बच्चे के शरीर पे दाने निकल आते हैं। ठीक है, सर्दी जुकाम होता है, और इसके अलावा कई बार बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए खसरे का टीका लगाया जाता है। खसरे का टीका लगाया जाता है बच्चों को। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे याद रखना, विश्व रेबीज दिवस। ठीक है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर। ओके, ये हो गया आपका खसरा भी हो गया। अब क्या लेते हैं अपन? हर्पीज लेते हैं। हर्पीज से तो एक ही क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इस टाइप से पूछ लेता है। एक तो ये पूछ लेता है कि हर्पीज किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें त्वचा प्रभावित होती है। इसमें त्वचा में खुजली और सूजन आ जाती है। ठीक है, और वो घाव बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा? हर्पीज भी हो गया। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद आता है मेनिंजाइटिस आता है। कौन सा आता है? मेनिंजाइटिस काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। मेनिंजाइटिस रोग जो होता है ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है। ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। किसी किसी बुक में बैक्टीरिया दिया रहता है और किसी में वायरस दिया रहता है, तो वास्तव में ये दोनों से होता है। दूसरा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में देखने को कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। जो मस्तिष्क की झिल्लियां होती हैं, मस्तिष्क में 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। पढ़ेंगे पर जब ब्रेन टॉपिक पढ़ेंगे तो उनमें सूजन आती है। ठीक है, जिसे मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। क्लियर? अब आ रही है आपकी हेपेटाइटिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है और काफी अच्छे फैक्ट है इसमें हेपेटाइटिस से रिलेटेड। चलिए, हेपेटाइटिस जो है वो किससे होता है? इसके वायरस का नाम क्या है? इसके वायरस का नाम है हेपेटाइटिस वायरस। क्या है? हेपेटाइटिस वायरस। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है, यानी कि यकृत इसमें प्रभावित होता है। देखिए, हेपेटाइटिस जो है इसके वायरस 6 प्रकार के होते हैं। पहला है ए, दूसरा है बी, फिर हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी। क्लियर? जिसमें से हेपेटाइटिस ए और डी ये किससे होता है? ये संक्रमित
पानी से होता है, ठीक है। जबकि हेपेटाइटिस बी, सी, ई और जी ये किसके माध्यम से होते हैं? ये संक्रमित रक्त के माध्यम से होते हैं। क्लियर, ये याद रखिएगा। अब हेपेटाइटिस बी का बच्चों को टीका लगता है, पता होगा आप लोगों को। हेपेटाइटिस बी का बच्चों को टीका लगता है, इन बाकी का नहीं लगता है, ठीक है। हेपेटाइटिस अगर बात करते हैं, हेपेटाइटिस जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये कब मनाया जाता है? ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। आप याद रखिएगा कि डे से भी एक नए क्वेश्चन तो डेफिनेटली पेपर में आता है। एक या दो क्वेश्चन बीमारी से लेके चलिए और मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके डे से आते, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए आप। क्लियर। अब यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो कभी कभी पूछ ले आपसे कि हेपेटाइटिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हेपेटाइटिस के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। आप लोगों को पता होगा, मैंने पढ़ा था किसी चीज में तो सुना था कि वो किसी मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो उस दौरान चोट लग जाती उनको, तो उनको जो ब्लड दिया जाता है तो वो ब्लड कैसा था? एक्चुअली वो संक्रमित था, जिस कारण से उनको हेपेटाइटिस हो गया था और वो इसीलिए उनके क्या बने हुए हैं, सबसे ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। और शायद बच्चन साहब का मात्र 25% ही लीवर काम करता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या? हेपेटाइटिस हो गया। इतनी चीजें याद रखनी। इसके वायरस का नाम तो खैर ठीक ही है, कितने टाइप के वायरस है और किस किस माध्यम से होता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, और इसके अलावा इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन साहब, वो इनके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, तो लीवर इसमें प्रभावित होता है। अगला क्या लेते हैं अपन? ट्रैकोमा लेते हैं। ट्रैकोमा, इसके वायरस का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाई। क्या नाम है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमाई। इसमें कौन सा इफेक्टेड होता है, तो आंख इसमें प्रभावित होती है। ओके, इसके अलावा जो ट्रैकोमा है, एक आंकड़े हैं बताते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5,000 लोग, 5 लाख आई थिंक, ट्रैकोमा हर साल कम से कम 5,000 मामले आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल ट्रैकोमा के 5,000 मामले आते हैं और कई बार व्यक्ति इसमें अंधा भी हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्या? ट्रैकोमा। आपको इतनी चीज याद रखनी है, इसमें कौन सा प्रभावित होता है। हालांकि वायरस का नाम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है अपन का पोलियो। ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे तो कई सारे क्वेश्चन आए, अभी मेंस में पूछा गया था 6 नंबर में, ठीक है। पोलियो पर टिप्पणी लिखिए। तो पोलियो के वायरस का नाम क्या है? पोलियो मेलाइटिस वायरस। क्या नाम है इसका? पोलियो मेलाइटिस वायरस। इसमें कौन सा प्रभावित होता है, तो इसमें होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें इफेक्टेड होता है पोलियो में, ठीक है। अब बात करते हैं पोलियो कैसे फैलता है। तो जो पोलियो है, आप लोगों को पता होगा 0 से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक भी पिलाई जाती है। ओके, तो पोलियो गंदे पानी तथा गंदे भोजन से बच्चों की आंख में पहुंच जाता है और क्या करता है, बच्चों को ये प्रभावित करता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको शायद ये बताना भूल गई, रेबीज जो है, रेबीज में एक चीज बताना भूल गई हूँ, इसके वाहक कौन से भी पूछ लेता है। तो रेबीज किससे होता है? कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, इसके अलावा बंदर हो गया, लोमड़ी, इनके काटने से क्या होता है? रेबीज होता है। तो एक वाहक आप नोट कर लीजिएगा, इसका वाहक कौन है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, ठीक है, आदि।
हाथी, इनके काटने से क्या होता है? रेबीज होता है। तो उसका भाग हो गया। ये क्या था आपका? पोलियो था। 2 बूंद जिंदगी की। ओके। और भारत में पोलियो की शुरुआत कब से हुई थी? कभी कभी हमें पूछ लेता है। तो भारत में पोलियो की शुरुआत हुई थी सन 1995 से। कब हुई थी? 1995 से। और कहाँ से? नई दिल्ली, जो पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। और एक क्वेश्चन आ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से कि भारत को WHO ने पोलियो मुक्त कब घोषित किया? क्या भारत को WHO ने पोलियो मुक्त कब घोषित किया? तो ये था 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया। ओके। फिर आता अपना एड्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और काफी डिटेल भी इसमें काफी सारी चीजें हैं एड्स में। एड्स से पहले एक काम करते हैं, हम थोड़ा ये वाले देख लेते हैं छोटी छोटी, उसको बाद में देखते हैं। तो सब इसके बाद देखते हैं अपन चेचक। चेचक को क्या कहते हैं? इसे बड़ी माता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैं ये मिटा देती हूँ ट्रेक वगैरह आपको। चेचक और छोटी माता, इसको हम साथ में देख लेते हैं। चेचक, यहाँ ले रहे हैं चेचक और एक तरफ लेते हैं छोटी माता ले लेते हैं। तो चेचक को क्या बोलते हैं? इसे बड़ी माता कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? स्मॉल पॉक्स। क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। और छोटी माता को क्या कहते हैं? इसे चिकन पॉक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो बड़ी माता उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स कहते हैं। और जो छोटी माता उसे क्या बोलते हैं? उसे चिकन पॉक्स कहते हैं। क्लियर? अब हमें याद रखना है कि जो चेचक है यानी बड़ी माता है, इसके वायरस का नाम क्या है? तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो, बड़ी माता जो है उनके वायरस का नाम है वेरिओला वायरस, जबकि छोटी माता यानी कि जिसे इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं, इसके वायरस का नाम क्या है? वेरिसेला वायरस। तो बहुत आसान से याद रखना, ओला एक बड़ा साउंड होता है, ओला टाइप का, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं आप, जो चिकन है, चिकन क्या करते हैं? बेचते हैं लोग, उसको सेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेला, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो अगर दोनों एक साथ दे दे तो, इसलिए। और दोनों में ही क्या होता है? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसमें पूरी बॉडी क्या होती है? प्रभावित होती है। आपको पता होगा कि WHO द्वारा भारत को 1977 में चेचक मुक्त कर दिया है, ठीक है। चेचक मुक्त घोषित कर दिया। कब किया था? भारत को। और अगर आपसे पूछे कि विश्व को कब चेचक मुक्त घोषित किया, तो WHO द्वारा संपूर्ण विश्व को सन 1980 में चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया है। चेचक जो होता आपको पता हो, पहले बहुत होता था लोगों में, इसमें जो बड़े बड़े दाने निकल आते थे, और जो उसमें पानी टाइप का भर जाता था। अंत में जब फूटता था तो बड़े बड़े निशान टाइप के दे जाता था। जैसे कि आपको पता होगा ओमपुरी, उनके जो फेस उसमें काफी सारे गड्ढे गड्ढे टाइप के बने हैं, तो उनके क्या हुआ था? चेचक। और चेचक के निशान ताउम्र जाते भी नहीं है, लेकिन आजकल चेचक किसी को नहीं होता। अभी आपको देखने को मिल जाएगा कौन सी? छोटी माता आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इनके निशान भी बहुत, एक तो छोटे छोटे होते हैं बॉडी पे, जो क्या बोलते हैं, कपुले टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसके जो निशान होते हैं वो खत्म भी हो जाते हैं। चेचक का टीका लगाया जाता है बच्चों को। क्या? बच्चों को सुरक्षा के लिए चेचक का टीका लगाया जाता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपसे ये पूछता है कि चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर। अगर आप पेपर सॉल्व करते तो आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। एडवर्ड जेनर ने क्या करी थी? चेचक के टीके की खोज करी थी। हो गया आपको छोटी माता। डेंगू, डेंगू तो बहुत इजी है। डेंगू इसको देख लेते हैं अपन, डेंगू को। इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार।
ये किससे होता पूछ लेता, बैक्टीरिया से होता, वायरस से होता, किससे होता? तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ये डेंगू वायरस से होता। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसके वाहक कौन है। तो इसका वाहक कौन होती है? मादा एडिस एडिस इजिप्टी मच्छर। ठीक है, एक तो आप ये चीज याद रखनी है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो संपूर्ण शरीर इसमें प्रभावित होता है, खास करके सिर, आंख और जोड़। क्योंकि आपको पता होगा जो डेंगू होता है इसमें जो जोड़े होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बहुत पूछा गया है कि पूछता है आपसे एग्जाम में कि ब्लड प्लेटलेट्स की कमी किस में हो जाती है। तो डेंगू में ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु, इसकी कमी हो जाती है। ओके, इसके बाद आता गलशोथ। ये तो ज्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। इसे द मम्स कहते, पता होगा आप लोगों को। क्या कहते इसे? गलशोथ को द मम्स कहते हैं। और मम्स वायरस से होता है, उसमें लार ग्रंथियां क्या होती हैं? इफेक्टेड होती हैं। उपचार के लिए क्या करना हो? 2 से 3 दिन तक शुरुआत में बुखार आता है, उसके बाद जो कान की था जो ग्लैंड्स होती है, पैराटिक ग्लैंड्स, उनमें सूजन आ जाती है। तो नमक की सिकाई और इसके अलावा इंजेक्शन आता है कोई, ठीक है, वो दिया जाता है। अगला आता है इन्फ्लुएंजा आता है। इसके वायरस का नाम है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। इसमें पूरी बॉडी इफेक्टेड होती है, ठीक है, इसमें पूरी बॉडी प्रभावित होती है। तो ये हो गया आपका क्या? ये बीमारी है। अब हमारी रह गई कौन सी? एड्स रह गई है, उसको और देख लेते हैं, बस फिर खत्म। एड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, 15 नंबर मेल से पूछ चुका है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। अब देखिए एड्स जो होता है इसमें क्या प्रभावित होता है? तो एड्स में प्रभावित होती है WBC। वास्तव में इसके बारे में कहावत चलती है, एक स्लोगन है इसका कि नो एड्स नो एड्स, नो एड्स नो एड्स। मतलब एड्स को जानोगे तो एड्स नहीं होगा। अर्थात एक और चीज आती है कि एड्स ला इलाज है, बचाव ही क्या है? उपचार है। मतलब लोग क्या करें, इसके बारे में जितने ज्यादा जागरूक होंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे? सुरक्षित होंगे। अब हम देखते हैं इसमें एड्स जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। अफ्रीका के जंगलों में एक विशेष प्रजाति का बंदर पाया जाता है जिसमें ये वायरस पाया जाता था। क्योंकि अफ्रीका के लोग क्या करते हैं? बंदरों का मांस खाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया? बंदर के मांस को खाया और उस मांस से, उस बंदर से किसे पहुंच गया? मनुष्य पहुंच गया। और सोचिए मात्र 25 वर्षों में ही पूरी दुनिया में एड्स ने अपने पैर पसार लिए हैं। एड्स को झरझरा रोग भी कहते हैं, झरझरा यानी कि स्लिम डिसीज भी कहते हैं। बात करते हैं इसके लक्षण की, बात करते हैं लक्षण में क्या होता है। तो व्यक्ति के वजन में कमी आने लगती है, ठीक है, कोई भी बीमारी होती तो वो सही नहीं होती है। वास्तव में एड्स खुद तो एक बीमारी नहीं है, लेकिन इसका जो वायरस होता है वो किसको प्रभावित करता है? WBC को प्रभावित करता है। जिस कारण से अगर व्यक्ति को कोई भी डिसीज होती है तो वो सही नहीं हो पाती है। क्यों नहीं सही हो पाती है? क्योंकि वो किसको प्रभावित करता है? WBC को। और WBC क्या करता है? हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। तो लक्षण में क्या होते हैं? एक तो छाले हो जाते हैं, गिल्टियां पड़ जाती हैं मुंह में, और पसीना आता है रात में। इसके अलावा बेचैनी होती है, वजन में गिरावट आ जाती है। ये कुछ क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं। बात करें भारत में सबसे पहली बार एड्स किस में देखा गया? तो चेन्नई में एक वैश्या के शरीर में देखा गया, यानी एक
प्रोस्टिट्यूट के शरीर में सबसे पहली बार चेन्नई में देखा गया था। अब मुझे ईयर तो इसका याद नहीं, शायद 1950 ही था, 1985, क्लियर नहीं पता, याद नहीं आ रहा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कारण। एड्स के मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला, संक्रमित सुई या सिरेंज के द्वारा या ब्लेड के द्वारा। दूसरा, संक्रमित रक्त चढ़ाने से। तीसरा, सेक्सुअल रिलेशन यानी कि असुरक्षित यौन संबंधों से। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंधों से। और एक है संक्रमित माता से बच्चे में। ठीक है, और एक और है लास्ट, समलैंगिक, होमोसेक्सुअल, लैंगिक। तो मुख्यतः ये क्या है, इसके कारण है। और इसके कारण ही क्या है, इसके बचाव है। तो जब भी सुई वगैरह कहीं पे लगवाते हैं तो नई लगवाएं। और ब्लेड जो होती है, आप लोग सेविंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम विशेष ध्यान रखिए। ब्लड की तो जांच हो ही जाती है। ठीक है, प्रिकॉशन अपनाएं यौन संबंधों में। इसके अलावा ये सारी चीजें। ठीक है, अब आता है एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, रेड रिबन अभियान क्या है? रेड रिबन अभियान किससे संबंधित है? तो ये क्या करता है रेड रिबन अभियान? रेड रिबन अभियान एड्स के प्रति जागरूकता के लिए रेड रिबन अभियान चलता है। तो ये क्या हो गया, हमारा एड्स कंप्लीट हो गया। चलिए, अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।